अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 से कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम या बहुत से एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड हैं और दूसरी टॉपिक से भी कुछ एमसीक्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि पहले आप एमसीक्यू को देखें, तो वहाँ पे वीडियो पॉज कर दें और पॉज करने के बाद अपनी जो नॉलेज है उसकी बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सॉल्यूशन आपको मिल जाता है दैट्स गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर आप एक्सप्लेनेशन को देखें। और ये वीडियो एमसीक्यूज और उनकी एक्सप्लेनेशन, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। सो आप ज़्यादा तवज्जो के साथ अगर इन एमसीक्यूज को समझेंगे तो इस तरह के बहुत से और एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 1 हमें बता रहा है कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। जो बामर सीरीज है उसके अंदर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर सीरीज है उसके अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन हो सकता है वो आप बताएं कितने का हो सकता है। तो उसके लिए हमें एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने होंगे। ये मैं लेट से पहला एनर्जी लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और ये उससे ऊपर वाला एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और उससे ऊपर और जो एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे अबव जो होता है वो उसकी एनर्जी -0.81 होती है। और इसी तरह से ऊपर जाते जाएंगे। ये मैं आखिरी ऑर्बिट लेट से दे देता हूँ जो सबसे बाहर होगा। तो जो सबसे बाहर होगा उसकी एनर्जी होती है 0। तो ये दरमियान वाले को भी मैं यहाँ से जो है ना निकाल देता हूँ कि हम यहाँ से अब कंटिन्यू ले रहे हैं। ये कंटिन्यूटी के फॉर्म में हमने ले लिए। तो बामर सीरीज बनती है सेकेंड ऑर्बिट के अंदर। जब ऊपर से किसी भी, चाहे इससे चाहे यहाँ वाले से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकंड में आएगा तो बामर सीरीज बनेगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बामर सीरीज का फोटॉन होगा, लेकिन उसकी एनर्जी कम से कम होगी। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसकी ज़्यादा होगी। यहाँ से और ऊपर वाले से और ऊपर वाले से ये आखिरी से आएगा तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अब आखिरी इससे आ रहा है तो इसका मकसद है फिर हमें जो एनर्जी मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है। वो एनर्जी मिल सकती है 0 माइनस 3.4। सो दिस विल बी इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, और जो कि हमें बी ऑप्शन के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। अब जो सेकंड एमसीक्यू है उसमें बताया जा रहा है कि इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर द हाइड्रोजन विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज क्वांटाइज्ड। पेयर्स दिए गए हैं क्वांटिटीज के, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ये क्वांटाइज्ड होते हैं। एनर्जी और लीनियर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होते हैं। एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होते हैं, या ये सारे के सारे क्वांटाइज्ड होते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन से कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि उसमें आपको जो है ना अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन और उसकी कंफर्मेशन आपकी जो मेमोरी है उसी पे बेस्ड होती है। लेकिन जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपके पास आ रहा होता है, जिससे आप एक, आपके पास एक फार्मूला होता है जिससे आप वेरीफाई कर रहे होते हैं।
लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन सिवाय याद करने के आपके पास उसका कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पे आपको चीज़ें याद करनी है कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्वांटाइज्ड एनर्जी की बात ज़रूर करता है, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम की भी बात करता है, लेकिन क्वांटाइज्ड लीनियर मोमेंटम की बात नहीं करता। मतलब इसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं। तो इसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइज्ड एनर्जी और क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम होते हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। लीनियर मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो वो क्वांटाइज्ड नहीं होता। वो जो है जिस तरह से क्वांटम नंबर के साथ इंक्रीज होना डबल ट्रिपल 4 टाइम, इस तरह से वो इंक्रीज नहीं हो रहा होता। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम एटम इज 3890 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर द सोडियम एटम। आपको ये बताया जा रहा है कि जो आखिरी जो ग्राउंड लेवल है उससे पहले एक्साइटेड लेवल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को इतनी वेवलेंथ का फोटान चाहिए, या वो इतनी वेवलेंथ का फोटान दे रहा होता है जब वो फर्स्ट एक्साइटेड से जो लास्ट ग्राउंड स्टेट है उसमें आ रहा होता है। हाइड्रोजन में तो एक ही ग्राउंड स्टेट होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ग्राउंड टू एनी एक्साइटेड। लेकिन सोडियम में ज़्यादा जो है ना ग्राउंड स्टेट्स होंगी। उसकी आखिरी ग्राउंड स्टेट और पहली एक्साइटेड स्टेट के दरमियान जब ट्रांजिशन होती है तो ये जो है ना वेवलेंथ इमिट हो रही होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगी इन दोनों लेवल्स के दरमियान, क्योंकि ये मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल होगी ना। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज होगी उसे हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे वेवलेंथ दी गई है, एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी हमें इस वेवलेंथ से डिटरमाइन करनी होगी, और एनर्जी की इक्वेशन हम प्लैंक्स जो थ्योरी है उसके अंदर पढ़ते हैं कि एच सी ओवर में लेमडा। एच सी ओवर लेमडा जो है वो हमें बता रहा होता है कि कितनी एनर्जी है इस वेवलेंथ के पास। तो वो मैं एनर्जी जो है डिटरमाइन कर रहा हूँ। ये हमने वो इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटेबल है आपको याद करनी है। वो याद करने की क्या चीज़ है कि जो एच सी की वैल्यू है दैट इज फिक्स। वो कितनी है? दैट इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच सी। क्योंकि एच की वैल्यू और सी की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट आएगा जूल इंटू मीटर में। तो आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एटॉमिक लेवल पे जो भी एनर्जी दी जाती है वो होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए हमने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो एनर्जी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है? अच्छा, ये इंटू पावर भी होता है इसके साथ, इंटू 10 टू पावर माइनस, इसके बाद पावर होता है इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है जी, ये -6 पावर में होती है। ये चीज़ ज़रूर जो है ना आपको लिखनी है। और यहाँ पे भी वो पावर आएगी तो 10 टू द पावर -6 और डिवाइड करना है वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ कितनी है? 0.589 इंटू 10 टू पावर -6। यहाँ पे यूनिट जो है हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यूनिट मीटर और मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। ये है 5890 इंटू 10 टू पावर -10, उसको मैंने 10 टू पावर 6 में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये तो हो गई एनर्जी और ये हो गई एनर्जी पर यूनिट
चार्ज, जब एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अच्छा ये आपके पास जो है ना एनर्जी है, क्योंकि hc की वैल्यू ये है और ये वेवलेंथ की वैल्यू है। मैंने ये जो पर यूनिट चार्ज है वो गलती से दे दिया। ये hc की वैल्यू, ये वेवलेंथ की वैल्यू, अब आपके पास एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। और जो एनर्जी की वैल्यू मिल रही है दैट इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द एनर्जी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू डिवाइड करके दे देता हूँ। आप यहाँ पे देखें कि हमने 1.24 को डिवाइड किया, किसके साथ हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड विथ 0.589। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इज 2.105 समथिंग, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1। सो 2.1 आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ये। अब आप पोटेंशियल मालूम करने जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एक्साइटेशन दैट इज इक्वल टू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, द आंसर विल बी 2.1 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। और जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आपके पास बी ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड atoms in ground state are excited by radiation of photon of energy to 12.1 electron volt. How many spectral lines will be observed in its spectrum? हाइड्रोजन एटम हैं कुछ सैंपल के अंदर, उनको एक्साइट करने के लिए हमने एनर्जी जो यूज़ की है, फोटोन जो यूज़ किया है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किया है। तो अब आप ये बताएं कि जब वो एक्साइट हो गए, वो दोबारा से जब नीचे आएंगे तो नीचे आते हुए जो स्पेक्ट्रल लाइंस देंगे वो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती हैं, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस वहाँ पे मिल सकती हैं, ऑब्जर्व हो सकती हैं। उसके लिए हमें एनर्जी लेवल पहले डिफाइन करने होंगे कि ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी -13.6 है, और इससे जो ऊपर एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी हमारे पास है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उससे भी ऊपर एक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इससे भी ऊपर होंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे जो है ना एंड कर देते हैं। तो जब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एनर्जी लेवल्स हैं, हम उनको एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एनर्जी दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हमने उसको एनर्जी दी कितनी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो आप इसमें 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड कर दें। जब 12.1 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मकसद है इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके आ गया, अब इलेक्ट्रॉन को वापस जाना है, वापस जाएगा तो स्पेक्ट्रल लाइंस देगा। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है देखिएगा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आए, तो मीन्स एक स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है। उसके बाद यहाँ से जंप करके नीचे आए, दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, तो तीसरी लाइन भी हो सकती है। सो 3 पॉसिबल लाइन्स आर टू बी ऑब्जर्व देयर, 3 लाइन्स होंगी जो कि वहाँ पे ऑब्जर्व होके मिल सकती हैं हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर, जो कि कंडीशन बताई गई है। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जीज of hydrogen atom in the first to the second state। फर्स्ट और सेकंड स्टेट की एनर्जीज का रेशो बता दें। फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कितनी होती है,
फर्स्ट स्टेट की एनर्जी जो हमारे पास होती है दैट इज E1 इक्वल टू, इसका रेशो लेना है हमें किसके साथ, E2 के साथ, या देख लें फर्स्ट टू सेकंड है, ठीक है फर्स्ट टू सेकंड है तो इस तरह से हम रेशो लेंगे दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट एनर्जी होती है -13.4 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, ये होती है। और जो सेकंड होता है उसमें एनर्जी कितनी होती है, उसमें एनर्जी होती है -13.6 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर होता है तो वो जो है ना हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसकी बेसिस पे हमारे पास एनर्जीज का रेशो क्या आ गया, एनर्जीज का रेशो आ रहा है कि 4, क्योंकि ये 4 जो हैं बिल्कुल डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर मिलेगा 4। दैट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन। जस्ट आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज if the wavelength of first line in Balmer series is this one, the wavelength of the second line of the series should be, Balmer series में जो फर्स्ट लाइन हमें मिलती है उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी है। अब आप ये बताएं कि सेकेंड लाइन की वेवलेंथ कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन अगर आप इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम ले रहा होगा, अगर आप इसको बाय लॉजिक सॉल्व करेंगे तो फिर ये इजी हो जाएगा। ये किस तरह से इजी हो जाएगा, E इज इक्वल टू होता है किसके इक्वल, एच सी ओवर लेमडा के इक्वल। ये पीछे भी एक जो है ना हमने MCQ के अंदर इक्वेशन डिस्कस की, या हम ये डिस्कस करके आ चुके हैं प्लैंक्स लॉ के अंदर। ओके जी, तो अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ जाए E और वेवलेंथ आ जाए यहाँ पे। ओके, अब जब आपने इस तरह से इक्वेशन को लिख दिया तो आप ये देखेंगे फर्स्ट जो लाइन है स्पेक्ट्रल लाइन, जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी वेवलेंथ आपको जो भी मिली वो कितनी है, वो 6561 एंगस्ट्रॉम है। अब आप ये देखें कि दूसरी जो लाइन होगी उसमें एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन अगर आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन, तो वो देखें ये बामर का रीजन है कि इसमें अगर डी एक्साइटेशन होगी तो बामर सीरीज कहलाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगी तो ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कहलाती है और इसकी एनर्जी होती है 1.9। अगर बाहर से आएगी तो 1.9 से ज़्यादा एनर्जी होगी। अब एनर्जी ज़्यादा होगी तो व्हाट इट डज मीन, एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मकसद है वेवलेंथ कम होगी। तो आप वो ऑप्शन तो कैंसिल कर दें जो कि आपको बता रहा है कि वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ए ऑप्शन आप देखें, ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में आपको बताया गया है कि वेवलेंथ और ज़्यादा है। नहीं, वेवलेंथ ज़्यादा नहीं होनी, वेवलेंथ कम होनी है क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा जी, अब दूसरी बात इसमें ये देखें कि एनर्जी डबल तो नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -3.4 और जो थर्ड होता है उसकी 1.5। इट मीन्स दैट थर्ड और सेकेंड में डिफरेंस कितना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये थर्ड टू सेकेंड जो डिफरेंस है, थर्ड टू सेकेंड डिफरेंस कितना है, 1.9 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह से आपके पास ये भी डिफरेंस मिल रहा होगा कि फोर्थ टू सेकेंड जो डिफरेंस है वो कितना होता है, फोर्थ की एनर्जी होती है 0.85। आप 0.85 को माइनस कर दें या 0.85 से माइनस कर दें, 0.85 माइनस का होता है तो उसमें से हमें माइनस करना है किसको, 3.4 को, या आप 3.4 में से माइनस कर देते हैं 0.85,
तो ये आपके पास आंसर मिल रहा होता है 2.55। 2.5 मीन्स एनर्जी डबल नहीं हो रही, एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी 2.5। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि एनर्जी अगर डबल होती तो वेवलेंथ हाफ होनी थी, एनर्जी डबल होती तो वेवलेंथ हाफ होनी थी, लेकिन एनर्जी डबल नहीं हो रही, एनर्जी तो थोड़ी सी बढ़ रही है। जब एनर्जी थोड़ी सी बढ़ रही है तो ये 6500 है, ये 3200 है, मीन्स ये हाफ है। जब ये हाफ है तो इसका मकसद है हाफ तो होनी नहीं, हाफ से कुछ ज़्यादा ही रहेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, वेवलेंथ हाफ नहीं होनी, हाफ से ज़्यादा रहेगी, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं है। ये तो हाफ से भी कम है, जब ये हाफ से भी कम है तो इसका मकसद है ये भी नहीं हो सकता। और हो कौन सा सकता है, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ये बी ऑप्शन। सो द बी इज करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट इस तरह से करता हूँ कि ये लॉजिकली आप इसको लेंगे, अगर आप ये एनर्जी लेके वेवलेंथ डिटरमाइन करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन बेस्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक क्या है, वेवलेंथ ये है इस एनर्जी के लिए, ये जो एनर्जी है 1.9 इसके लिए ये वेवलेंथ है। अब जब फोर्थ से सेकंड में आएगा तो एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होनी है, तो ज़्यादा वेवलेंथ वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। 6000 और ये 9000, मतलब ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। अब एनर्जी अगर तो डबल होती, वेवलेंथ हाफ होनी थी, लेकिन एनर्जी डबल नहीं है, मतलब डबल वाला ऑप्शन भी जो वेवलेंथ हाफ वाला ऑप्शन है वो भी कैंसिल कर दें। अगर एनर्जी डबल होती तो वेवलेंथ हाफ होनी थी, हाफ वेवलेंथ वाला भी कैंसिल कर दें। 6400 ले लें इसको, ये 3200 मीन्स हाफ है, इसको भी कैंसिल कर दें। हाफ नहीं होनी तो हाफ से कम भी नहीं हो सकती, तो ये भी कैंसिल कर दें। तो हमारे पास ऑप्शन ही एक बच रहा है बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, अब प्रॉब्लम नंबर 7 जो बता रहा है हमें, वो आ, ये कह रहा है कि रेशो बताएं, द रेशो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज टू द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। बामर सीरीज की जो फर्स्ट वेवलेंथ है उसका रेशो लाइमन सीरीज की फर्स्ट वेवलेंथ के साथ। अब आप ये देख लें कि बामर सीरीज की वेवलेंथ ज़्यादा होगी या लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इसका मकसद है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ये तो कंफर्म है कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसका मकसद है अब हम कोई जल्दी से कॉमन सेंस के थ्रू जो है ना सिलेक्ट आंसर नहीं कर सकते। तो आपको वही इक्वेशन जो कि इस प्रॉब्लम में हमने बताई है, लेमडा इज इक्वल टू एच सी ओवर ई, वही यहाँ पे भी यूज़ हो रही है। ठीक है, वो यहाँ पे जब यूज़ हो रही है तो आप ये देखें कि लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन की एनर्जी कितनी होती है। फर्स्ट लाइन की एनर्जी होती है, फर्स्ट लाइन इन हैज़ एनर्जी 10.2, लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट एनर्जी 10.2 होती है। इसका मकसद है वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ ऑफ लाइमन, यहाँ पे मैं एल दे रहा हूँ, लाइमन सीरीज़ की जो फर्स्ट वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी, एच सी डिवाइडेड बाय 10.2। ठीक है जी, ये हो गई। और इसी तरह से आप जो है विजिबल के लिए मीन्स बामर के लिए लेंगे, तो बामर के लिए जो फर्स्ट लाइन है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट लाइन हो जाती है एच सी ओवर में 1.9। तो अब आप क्या करेंगे, बामर की जो वेवलेंथ है उसको डिवाइड करेंगे विद द लाइमन। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये वेवलेंथ फॉर द बामर और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइमन इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, एच सी डिवाइडेड बाय 1.9
और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो दूसरा हिस्सा जो है ना अपोजिट हो जाता है, तो वो हो जाएगा 10.2 डिवाइडेड बाय HC। ठीक है जी, तो ये आ गई इक्वेशन। अब HC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब HC कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, आंसर बच रहा होगा आपके पास ये वाला 10.2 डिवाइडेड बाय 1.9। तो इसको आप मेरे ख्याल से इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 102 divided by 19. So the correct answer is B. B is the correct answer. ठीक है जी। ओके, अब इसी तरह से अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या बता रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें बता रहा है कि टू आयोनाइज एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड एनर्जी इज। एक हाइड्रोजन एटम है, ऑलरेडी एक्साइटेड है, पता नहीं कौन से लेवल में है लेकिन एक्साइटेड है, तो आपको उसको आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आपने उसको अब आयोनाइज करना है, आयोनाइज करना है, अगर ग्राउंड स्टेट से आयोनाइज किया जाता है तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर कंफर्म हो कि दूसरी एक्साइटेड स्टेट है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें से हमें आयोनाइज करना है तो उसके लिए एनर्जी कुछ और होगी, थर्ड से आयोनाइज करना है तो उसके लिए एनर्जी कुछ और होगी, फोर्थ से आयोनाइज करना है तो उसके लिए एनर्जी कुछ और होगी। लेकिन एक्साइटेड बताया गया, लेवल नहीं बताया गया, तो हम मैक्सिमम कंडीशन ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वहां पे एनर्जी होती है कितनी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होती है जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अब अगर इससे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू दिस वन -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी 3.4, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 1.5, अगर इससे भी ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन होगा तो और एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो इसका मकसद है मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी 3.4। तो कोई ऐसा आंसर सिलेक्ट करना है हमें जो कि ये बता रहा हो कि या 3.4 या 3.4 से कम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर इज सी, वो ये बता रहा है कि आप 3.4 या 3.4 से कम एनर्जी देके उसको आयोनाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बता रहा है कि टू प्रोड्यूस के गैमा कैरेक्टरिस्टिक लाइन इलेक्ट्रॉन मस्ट डी एक्साइड्स फ्रॉम। अगर आपने जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है वो भी कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, उसकी के गैमा लाइन आपने प्रोड्यूस करवानी है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम कहाँ से लेके टू भी है कहाँ तक होगी। तो वो चीज़ आप देखें कि उसके लिए सीरीज़ जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि के अल्फ़ा, के बीटा और के गामा, ये लाइंस हमें मिलती हैं। और जो के अल्फ़ा मिलने का रीज़न होता है कि अल्फ़ा हमें कहाँ पे मिल रही होती है, मैं ए लिख रहा हूँ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू या इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ये कब प्रोड्यूस होती है, जब सेकेंड टू फर्स्ट जो है ना डी एक्साइटेशन हो। इसी तरह से जो के गैमा है, के बीटा है, वो कब मिलती है, के बीटा प्रोड्यूस हो रही होती है जब थर्ड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो। और इसी तरह से के गैमा कब प्रोड्यूस होगी, के गैमा तब प्रोड्यूस होगी जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो,
ट्रांजिशन हो रही हो फोर्थ टू वन, फोर्थ टू फर्स्ट। तो अब आप के गैमा के लिए ये आपने आंसर निकाला है, तो वो देख लें आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, फोर्थ टू फर्स्ट। इट मीन्स दैट सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके जी, सो नाउ गोइंग टू एन अदर एमसीक्यू। ये एमसीक्यू हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन एटम डज नॉट इमिट एक्स रेज बिकॉज, ये भी थ्योरेटिकल है। हाइड्रोजन एटम एक्स रेज इमिट क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट इज स्मॉलर इन साइज, इट हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन, its energy levels are too far apart, its energy levels are too close। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? आपको पता है कि जितना एनर्जी लेवल्स एक दूसरे से दूर होंगे उतना उनका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है उतनी एनर्जी ज़्यादा इमिट हो सकती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमें ये मिल रहा है। स्मॉलर साइज होने का कोई जवाज़ नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही जो लाइंस हैं वो इमिट कर रहा होता है, दो चार मिलके नहीं कर रहे होते। तो एक्सरेज भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ही दे रहा होता है। और इसी तरह से एनर्जी लेवल्स आर टू फार अपार्ट, जितने एनर्जी लेवल्स दूर होंगे तो वो तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसका मकसद है सी तो सीधा सीधा कंट्राडिक्शन में है, लेकिन ये दोनों इररेलेवेंट हो गए, ये दोनों, इन दोनों का कोई जो है ना तुक बनता ही नहीं। लेकिन जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डी। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the change in wavelength of X-ray photon when it is scattered by 90 degree is। जो चेंज इन वेवलेंथ है, ये ऐसा कह लें कि एक्सरेज और जो एक्सरे स्कैटरिंग है उसका जो है ना कॉम्बिनेशन है, जो हम जिसे हम कॉम्पटाउन इफेक्ट भी कहते हैं। ये कॉम्पटाउन इफेक्ट का भी क्वेश्चन है, एक्सरेज से भी रिलेटेड है। तो आपसे ये, आपको ये बताया गया कि आप ये बताएं कि चेंज इन वेवलेंथ कितनी होगी, जिसे हम कॉम्पटाउन शिफ्ट इन वेवलेंथ भी कहते हैं। तो कॉम्पटाउन शिफ्ट इन वेवलेंथ के लिए एक इक्वेशन होती है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डेल्टा लैम्डा किसकी इक्वल होती है? डेल्टा लैम्डा इक्वल टू डेल्टा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लैम्डा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू, ओके, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी। ठीक है जी, लैम्डा सी होता है जिसे कॉम्पटाउन वेवलेंथ कहा जाता है। और यहाँ पे हमें 1 माइनस में कॉस थीटा मिल रहा होता है। तो यहाँ पे मैं थीटा भी आपके लिए इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये थीटा आ गया। ओके, अब इस इक्वेशन में आपने जस्ट करना क्या है कि आपने थीटा की वैल्यू बतानी है जो कि आपको देनी है, जो कि आपको बताई गई है। वो जब आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो लेमडा सी की वैल्यू होती है 2.4 इंटू 10⁻⁻12। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसे कॉम्पटाउन वेवलेंथ कहा जाता है, ये मीटर्स में होती है। और इंटू 1 माइनस में कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये इसके इक्वल आ गया। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये इक्वल आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है जी, -12। तो जब ये इसके इक्वल आ रहा है मीटर में, तो यहाँ पे आंसर दिए गए एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम का मकसद होता है कि एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻, जो है 10 के, 10⁻⁻10 के। जब आप 10⁻⁻10 में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 10⁻⁻10 में कन्वर्ट करने के लिए आप इस पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये -11 हो जाएगा, एक और शिफ्ट करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो आफ्टर शिफ्टिंग, जो आप शिफ्ट कर रहे हैं वेवलेंथ को, डेसिमल पॉइंट को,
तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो ये आ रहा होगा 0.024 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आंसर आ गया। और जब ये आंसर मिल रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम से। जब आप इसको एंगस्ट्रॉम से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर मिल रहा है, दैट इज ए। ओके जी, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सरे विच कैन पेनिट्रेट थ्रू लॉन्गर डिस्टेंसेस इन द सबस्टेंस आर कॉल्ड। वो एक्सरेज जो कि किसी सबस्टेंस में ज़्यादा डिस्टेंस तक पेनिट्रेट हो सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सॉफ्ट एक्सरेज कहा जाता है, उनको कंटिन्यूस एक्सरेज कहा जाता है, उनको हार्ड एक्सरेज कहा जाता है, या उनको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहा जाता है? हार्ड एक्सरेज का मकसद होता है दोज रेडिएशंस विच हैव हायर एनर्जी, हायर पेनिट्रेशन पावर। तो हायर पेनिट्रेशन पावर और हायर एनर्जी वाले जो एक्सरेज होते हैं दैट आर नोन एज हार्ड एक्सरेज। तो द करेक्ट आंसर इज हार्ड एक्सरेज। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो कि आपको याद करनी है। इसके पीछे कोई भी रीजनिंग नहीं है, सिर्फ रीजनिंग ये है कि हार्ड हम उसको कह रहे हैं जो ज़्यादा डिस्टेंस तक पेनिट्रेट हो सकता है। तो इसका कंटिन्यूस से या कैरेक्टरिस्टिक से कोई ताल्लुक नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द चैप्टर नंबर 18। फर्दर जो MCQs हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। सो स्टे ट्यून्ड।